प्रतीक दिल्ली में जॉइंट फैमिली के साथ रहता था, लेकिन जॉब की वजह से अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसकी प्रीति के साथ लव मैरिज हो जाती है, जिस पर बहू को नापसंद करते हुए उसकी माँ पूरा समय प्रीति को परेशान करने के तरीके निकालती रहती है। प्रीति, कहाँ हो? सुबह का नाश्ता दोपहर में खिलाओगी क्या? इसमें प्रीति और प्रतीक ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देख सास प्रीति पर भड़कने लगती है। महारानी, तुम सुबह सुबह तैयार होकर घर का सारा काम छोड़कर कहाँ चल दी? जी वो ऑफिस। हैं? तुम ऑफिस से जाओगी तो घर में जो सफाई, नाश्ता, खाने का काम है वो क्या मैं करूंगी? माँ, मैंने उससे वादा किया था कि वो जॉब कंटिन्यू कर सकती है। अरे वाह जी वाह, दोनों आपस में सलाह कर फैसले ले लिए। मैं क्या यहाँ बेवकूफ बैठी हूँ? मुझसे पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा? मम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आज ही रेजिग्नेशन दे दूंगी। प्रीति ऑफिस के लिए चली जाती है और अगले दिन से जॉब छोड़ घर के कामों में लग जाती है, लेकिन साथ ही उदास भी रहने लगती है, जिसे देख प्रतीक को अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है तुम्हें अपनी जॉब कितनी पसंद थी। आई एम सॉरी प्रीति। अरे कुछ नहीं होता, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए। अब प्रीति अपनी सास को खुश करने और उनका दिल जीतने की जी तोड़ कोशिश करती रहती है, पर सास कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम प्रतीक ऑफिस से परेशान घर वापस आता है। माँ, चाची का फोन आया था। दादी की तबीयत बहुत खराब है, हमें दिल्ली जाना होगा। पति की बात सुन प्रीति तो पैकिंग शुरू भी कर देती है, पर माँ वहीं बूत बनी खड़ी रह जाती है। लगता है मम्मी अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं, तभी उनके बीमार होने की खबर सुन शॉक में आ गई। ये प्यार नहीं, परेशानी है। तुम तो ऐसे सोचो कि अब से जब तक दिल्ली में हो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। अच्छा, ऐसा क्या है दिल्ली में? वो तुम्हें कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। सास के रिएक्शन और पति की बात से कंफ्यूज्ड प्रीति दोबारा पैकिंग में लग जाती है, जिसके बाद कुछ घंटों का सफर तय कर तीनों दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां घर के अंदर पहुंचते ही लोगों की भीड़ देख प्रीति परेशान हो जाती है। हे भगवान, इतनी भीड़! प्रतीक, कहीं तुम्हारी दादी को कुछ हो तो नहीं गया ना? पागल, ये भीड़ नहीं, मेरा परिवार है। क्या? इसे तुम परिवार कहते हो? अरे इसे तो जिला घोषित कर देना चाहिए। तुम्हारा परिवार का तो अपना पर्सनल बिग बॉस बन सकता है। हैरान परेशान प्रीति परिवार वाले सदमे से बाहर निकली भी नहीं होती कि सिर पर पल्ला रखे शांत तरीके से सबके साथ बात करते हुए अपनी सास को देख उसे दूसरा सदमा लग जाता है। हाय राम, ये मम्मी का ऐसा भी कोई रूप है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तुम्हारी सास का ससुराल है। तभी प्रतीक की बहन बोल पड़ती है। यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो सपने में भी सोची नहीं होंगी। हाँ, ये कुछ दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सब एक साथ दादी के कमरे में जाते हैं, जहां पहुंचते ही उसे दादी की आवाज सुनाई देती है। क्यों रे, सास से मिलने की फुर्सत मिल गई? दूसरे शहर जाकर छूट क्या मिली? तुम तो भटकता पंछी बन गई। इतने समय में ये तक नहीं पूछा कि जिंदा भी हूं या मर गई। प्रीति की सास अपनी सास के पैर छूती है। अरे कैसी बात कर रही है मम्मी, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। अरे बस कर, ये झूठी उम्र देने वाली बातों का दिखावा ना कर। तेरा बस चले ना तो जो मेरी बची कुची जिंदगी है वो भी अभी खत्म कर दे। अरे बहू कहाँ है? इस पर सास प्रीति को दादी से मिलवाती है। दादी प्रीति को बहुत प्यार देती है। क्यों बहू, तेरी ये सास परेशान तो नहीं करती ना?
अगर करती है तो अभी बता दे, मैं इसकी क्लास लगा दूंगी। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, भला मैं क्यों किसी को परेशान करूंगी। प्रीति अपनी सास का ये रूप एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी चाची वहां आकर प्रीति को अपने साथ ले जाती है। सास की क्लास लगते देख जो खुशी मिल रही थी वो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रही थी, इसीलिए ले आई, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। थैंक यू चाची जी। चाची और प्रीति घर में झूले पर बैठी बात कर ही रही होती है कि उसकी सास भी वहां आ जाती है। मतलब यहाँ सारा काम मैं करूं और तुम बैठी हंसी ठिठोली करो? अरे चलो जाओ खाना बनाओ। सास प्रीति को डांटकर काम करने भेज देती है, जिसे दादी देख लेती है और एक बार फिर सासू माँ की क्लास लग जाती है, जिसे पूरा परिवार मजे से खड़ा होकर देखने लगता है। क्यों रे, मैंने तुझे काम बोला और तू उस बच्ची को परेशान कर रही है? सास की कोई इज्जत रह गई है इस घर में या नहीं? यहाँ खुद की सास होते हुए भी ज्यादा बड़ी बन रही है। अब नहीं मम्मी जी, मैं तो बस थोड़ी मदद के लिए बोल रही थी। सास रसोई में जाकर काम करने लगती है और दादी प्रीति को लेकर वहां से चली जाती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, जिसमें दादी अपनी बहू को डर, इज्जत और प्यार का फर्क समझाती रहती है और प्रीति उसका मजा लेती है। वापस जाते हुए दादी प्रीति और उसकी सास दोनों को अपने पास बुलाती है। मेरी बहू जिद्दी और अड़ियल है, इसलिए उससे हमेशा सही काम करवाने के लिए मुझे सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारी बहू अच्छी है, तेरी खुशी के लिए वो अपनी जॉब और सपने भी छोड़कर घर में बैठी है। अपनी बहू के साथ प्यार से रहो। और प्रीति, अगर अभी भी तुम्हारी सास परेशान करे ना, तो फिर तुम्हें पता चल ही गया है कि शिकायत कहाँ करनी है। जी, अपनी सास की ससुराल में उनकी सासू माँ के पास। सास का श्राद्ध। नंदिनी और दिलीप की शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सास की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ससुराल में आई नई बहू एकदम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर घबरा जाती है। मुझे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं तो किसी रिश्तेदार को ठीक से जानती तक नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? नंदिनी, तुम बेमतलब इतना टेंशन ले रही हो। घर में हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। जैसा भी काम करो, कोई जज करने वाला नहीं है। रही बात रिश्तेदारों की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। पति का सपोर्ट देखकर नंदिनी के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और श्राद्ध के दिन शुरू होते हैं। नंदिनी के पास सास की बहन का फोन आता है। बहू, पता है ना, श्राद्ध शुरू हो गए। जी मौसी जी, मुझे पता है। तो फिर सास का पहला श्राद्ध कब करोगे? पंडित जी से बात की? कोई तैयारी की? मौसी जी, मैं कल ना पंडित जी के पास चली जाऊंगी। ठीक है, बात करके सब अच्छे से तैयारी करना। हाँ, किसी भी रीति रिवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदिनी मौसी सास की बात पर तो हाँ बोलकर फोन काट देती है, लेकिन फिर रीति रिवाज और श्राद्ध के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से दोबारा टेंशन में आ जाती है। शाम को दिलीप के घर वापस आते ही उस पर अपने सवालों की बारिश शुरू कर देती है। आज मौसी जी ने फोन करके मम्मी के श्राद्ध के बारे में बोला। हाँ, मुझे याद है। तुम पंडित जी से बात कराओ, बाकी फिर वैसे ही तैयारी कर लेंगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन मौसी जी ने साथ में रीति रिवाज के बारे में भी बोला, और इस घर के किसी भी रिवाज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, इतना सोचने की जगह जैसा पंडित जी बोले वैसा कर लो, सब सही होगा। अगले दिन दिलीप के ऑफिस जाते ही नंदिनी घर के बाकी सब काम छोड़ पंडित जी के पास जाती है, जो उसे श्राद्ध करने की तारीख के साथ क्या और कैसे करना है सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं।
घर वापस आते ही नंदिनी मौसी सास को फोन करती है। मौसी जी, 2 दिन बाद मम्मी का श्राद्ध रखा है। ठीक है, आ जाऊंगी। और पहला श्राद्ध है, इसलिए पूरे परिवार को बता देना। सब साथ में पूजा करेंगे तो दीदी को अच्छा लगेगा। मौसी के कहे मुताबिक नंदिनी सबको इन्फॉर्म कर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार उनके घर इकट्ठा होता है और देखते ही देखते सबके बीच गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे नंदिनी और दिलीप की परेशानी कम होने की जगह बढ़ जाती है। तुमने तो बोला था कि परिवार इकट्ठा होगा, सबके साथ काम कैसे निपट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं और परिवार तो यहाँ आ चुका है, इसलिए जो भी है अब इनके वापस जाने तक तो हमें सहना ही पड़ेगा। रही बात काम की, तो मैं हूं ना। तुम ना बस परिवार संभाल लो, काम मैं देख लेती हूँ। दिलीप परिवार वालों की गुत्थम गुत्थी और मामला संभालते हुए सबको शांत करता है, जिसके बाद सब पूजा करने बैठते हैं। बोलो भला, श्राद्ध वाले दिन इंसान की पसंद का खाना बनता है और भाभी को खीर जान से ज्यादा पसंद थी, पर बहू तुमने तो वो बनाई ही नहीं। वो एक्चुअली मुझे खीर बनानी नहीं आती, कुछ खराब हो जाता तो बहुत नुकसान होता, इसलिए नहीं बनाई। लेकिन बाजार से मंगवाई है, कुछ देर में आ जाएगी। ऐसी तो आजकल की लड़कियां हैं जिन्हें सास की खुशी से ज्यादा नुकसान की चिंता है, जो खीर तक बाजार से मंगवाती है। मौसी जी, मम्मी की खुशी को याद रखते हुए नंदिनी ने खीर का ऑर्डर उनकी पसंदीदा मिठाई की दुकान पर दिया है। अरे बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? माफ करना मौसी जी, लेकिन आज पूरे परिवार का खाना बना है और ऐसे में प्रैक्टिस के चलते मैं इतने सारे लोगों के लिए खीर बनाती और अगर ज़रा भी गड़बड़ हो जाती तो बहुत खाने का नुकसान होता ना, जो अच्छा नहीं होता। नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए मौसी चुप हो जाती है, जिसके बाद सब पूजा करते हैं और कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं। लेकिन उन्हें वहां भी शांति नहीं रहती। वो कभी खाने में कमी निकालना तो कभी किसी चीज की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये लोग माँ के श्राद्ध की पूजा के लिए आए हैं, या बस ये गलत है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं, ये चाहिए, वो अच्छा नहीं, ये सब बोलने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है या इनकी पार्टी। जिस हिसाब से कमियां निकाल कर भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं ना, इनकी तो पार्टी ही लग रही है। बस भगवान करे अब और कोई ड्रामा ना हो। दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद के साथ मेहमानों को खाना परोसते रहते हैं। कुछ देर बाद ही मौसी सास का चिल्लाना शुरू हो जाता है। हे भगवान, सब इधर आओ, ये देखो, दीदी की तस्वीर के आगे रखी पूजा की पूड़ी पर चींटियां घूम रही हैं। बहू, तूने दीदी की मनपसंद खीर पूजा में नहीं रखी ना, इसीलिए नाराज हो गई हमारी दीदी। मौसी, आप सबके मन में इस तरह के अंधविश्वास मत भरो। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। पहले तेरी पत्नी ने घर आते ही हमारी भाभी को ऊपर पहुंचा दिया और अब उनकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने दे रही। इसी के साथ एक एक कर घर में सब अपनी राय देने लगते हैं, जो कुछ ही देर में एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेता है, जिसमें सबकी बात और इल्जाम घूम फिर कर नंदिनी या दिलीप पर ही आते हैं। बस करो, आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या हो? खुद तो एक दिन भी लड़ाई किए या किसी पर इल्जाम लगाए बिना रह नहीं सकते, तो फिर किस हक से दूसरों को बुरा बोल रहे हो? वो बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सब उसे टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं करते। मौसी जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि मम्मी नंदिनी से ही गुस्सा है, क्योंकि अभी आप लोगों की हरकतें भी कोई प्यार करने के लायक नहीं है। दिलीप को पहली बार इतने गुस्से में और चिल्लाते देख मौसी के साथ पूरा परिवार चुप हो जाता है। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मम्मी के लिए मेरे या दिलीप के प्यार पर उंगली मत उठाइए। माफ करना पर यकीन नहीं होता, एक ही परिवार में लोगों के बीच इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, सबको दूसरों में कमियां निकालनी है। क्यों? रही बात चींटियों की, तो बस वो तो पूड़ी पर रखी चीनी ले जा रही हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने खाने का इंतजाम करना है। नंदिनी और दिलीप की बातें सुन परिवार में सन्नाटा छा जाता है।
सबको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती ना मानने का गुरूर उन्हें आगे कुछ भी बोलने से रोकता है, जिसके चलते धीरे धीरे सब चुपचाप उठकर अपने घर जाने लगते हैं। अरे सारे कहाँ उठकर चल दिए? बेशर्मो, अब भी तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं आई कि एक सॉरी बोल दो? हमने बहू को न जाने कितना परेशान किया, फिर भी उसने पलट कर किसी को कुछ नहीं बोला। नंदिनी, हमें माफ करना। इस साल तो हमारी वजह से सब खराब हो गया, पर वादा करती हूँ अगले साल सब इस परिवार का नया रूप देखेंगे। फिर मैं भी वादा करती हूँ कि अगले साल सबको अपने हाथ की बनाई बढ़िया खीर खिलाऊंगी।